So what will be the tension in the rod that is pulled from its end by two opposite forces of 100 Newton? What will be the tension? कितनी होगी टेंशन? अगर टेंशन F1 प्लस F2 के बराबर होगी, जो कि टोटली इंटायरली दो अपोजिट फोर्सेस ऐड होंगी या बैलेंस करेंगे एक दूसरे को? बैलेंस करेंगे ना, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वो ऐड कर रहे हैं। हाँ, सदके जाए। नहीं समझ? अरे जनाब, कैसे एडअप हो जाएगी? यही प्रॉब्लम है। 100 न्यूटन की टेंशन हो गई जनाब, अब किसी एंड पे कैलकुलेट कर ले, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी। क्या वो रस्सी मूव करेगी? नहीं करेगी। जब आप एक मैस को लटकाते हो, वेट को लटकाते हो, उस टाइम रस्सी में कितनी टेंशन होती है? वेट के बराबर। तो भाई यहां पे जो फोर्स ऊपर की सिम में लगती है वो क्या वेट के बराबर नहीं होती? जो नीचे सिम में फोर्स लगती है वो क्या वेट के बराबर नहीं होती? आप जब यहां पे टेंशन कैलकुलेट करते हो इस पॉइंट पे, तो आप कहते हैं T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 और T इज इक्वल टू, फिर यहां पे T W के बराबर क्यों आता है? ऊपर भी W के बराबर फोर्स लगती है, नीचे भी लेकिन टेंशन तो 2W के बराबर आनी चाहिए, W प्लस W, क्योंकि रस्सी इसको नीचे खींच रही है W के बराबर और इसको ऊपर खींच रही है W के बराबर। तो व्हाई नॉट इन दिस केस? अगर ये 100 न्यूटन हो जाए वेट, तो ये रॉड ऊपर की सिम में कितनी फोर्स लगा रही है? रस्सी के दोनों सिरों पर कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है? 100 न्यूटन की। तो रस्सी में टेंशन तो फिर 200 न्यूटन की होगी ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मां सदके जाए। 0 भीतर क्यों होगी भाई? इस पॉइंट पे करो ना कैलकुलेट, यहां पे चेक करो टेंशन ऊपर की सिम में कितनी है, इधर नीचे की सिम में होगी, क्योंकि यहां पे रस्सी उसको नीचे खींचेगी, यहां ऊपर खींच रही है। तो इस पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रही हैं, एक T दूसरा W, नेट फोर्स 0 है, नो मोशन। मैंने टेंशन ऊपर के सिम में पॉजिटिव ले ली, वेट को नेगेटिव ले लिया, T माइनस W इज 0, नेट फोर्स 0, T इज इक्वल टू W। अब दो सिरों पर अगर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो अल्लाह वालों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड कैसे होंगी? और इधर टेंशन की डायरेक्शन ये है, इधर टेंशन की डायरेक्शन ये है, दोनों एडअप हो जाएंगी। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? इसलिए बच्चे इस पॉइंट पे आप टेंशन कैलकुलेट करें, यहां पे भी 100 न्यूटन, यहां पे भी, इस पॉइंट पे आप निकाले नेट फोर्स 0 है, इस पॉइंट पे भी कितनी? 0। सो देयरफॉर इसको आप वर्टिकल केस में कन्वर्ट, इसके ऊपर ये केस बन जाएगा। ये समझे यहां वेट लटका हुआ, यहां पे रॉड लगी हुई है, ये केस बन जाएगा, समझे? सो नेट फोर्स एट दिस पॉइंट इज 0। सो देयरफॉर एट दिस पॉइंट यहां पे भी F है और यहां पे भी क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, 100 न्यूटन है। आई विल कैलकुलेट द फोर्स एट दिस पॉइंट। समझ आया? ये नहीं आया तो F माइनस T इज 0, F is equal to T, F is 100 Newton, so T is 100 Newton। गलत। तो आपने कहना सिंस, ठीक है, in the figure net force is equal to 0, so therefore F minus T is equal to 0 at point A कहते हैं, ठीक है, at point A। Similarly for B भी ऐसे ही होगा। प्रॉब्लम्स, आपका दिल नहीं मान रहा तो फिर मुझे पता है, मैं फिर कहूंगा यही काम, बट मुझे पता कि ये गलत है। मैंने आपको आपकी बुक से रिलेट करके बताया, बुक में कह रहा है TW के बराबर है और यहां कह रहे नहीं, तो पेपर चेकर बुक को फॉलो करेगा, खुलासे को नहीं करेगा। issue resolved। So the next is
action and reaction are equal and opposite, ऐसे ही. So फिर then how does a body moves? तो इसका सादा सा जवाब है action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction and they cannot balance each other. दोनों का असर होगा. टक्कर लगती है, दीवार को भी असर होता है, आपको भी असर होता है. ये दो डिफरेंट बॉडीज में मिलकर. एक्शन एंड रिएक्शन आर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. देन हाउ डज ए बॉडी मूव्स? तो आपने ये कहना है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट बट act on two different bodies. इतना. So therefore they show their effect. Therefore they accelerate the both bodies. दोनों का असर होगा ना. आपने बॉल दीवार को मारी, समझ आया नहीं यार? समझ आया? तो क्या हुआ? बॉल की शक्ल चेंज हो जाएगी और दीवार हो सकता है थोड़ी सी डैमेज हो जाए. अगर मिट्टी की बॉल मारते तो वो रोटी बन जाएगी. शेप चेंज हो गई है, उसमें भी इफेक्ट आया और दीवार के ऊपर भी फोर्स लगेगी, उसका असर भी होगा, थोड़ी बहुत डैमेज होगी, चाहे डज की आवाज क्यों ना है. क्लियर हुआ? एक्शन इज ए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हाइल रिएक्शन इज द फोर्स दैट इज एक्टेड बाय या दैट इज अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स to its action, which is equal to the first force, but its direction is opposite. So due to the reaction force, the first body moves in the opposite. यहाँ पे देखो वो चीज नहीं निकल रही ना. असल पुत्र जो आपकी क्वालिटी देखी जाएगी. आपने ये एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, ठीक है, बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक्शन is a force on the first body and the reaction is the force on the, so therefore they cannot balance each other. ठीक है? So therefore under the action of force या under the action force जो first body है वो भी move करती है और under the reaction दूसरी body भी move करती है. Both bodies are accelerated because action and reaction cannot balance each other. So therefore the bodies will move. As we push the ground in the backward direction, it is our action, while the earth pushes us in the forward direction. तो एक्शन हमने अर्थ पे किया है, रिएक्शन अर्थ में हम पे किया है. समझ आया नहीं यार? बैलेंसिंग के लिए दोनों का किसी एक बॉडी पे लगना जरूरी था ना. या तो बॉडीज ही डिफरेंट है, तो किस तरह फोर्सेस बैलेंस हो सकती है? इसका जवाब मैंने जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था थर्ड लॉ का मैंने दे दिया था. दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर. सो देयरफॉर मोशन तो होगी. कार भी टूटेगी, टांग भी टूटेगी. याद आया? कीड़ा भी मरेगा, स्क्रीन भी टूटेगी. याद आया? नहीं आया ना? आया ना? क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं. सेम बॉडी पे मैंने कितनी कंडीशंस बताई थी फॉर बैलेंसिंग? बोथ फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द सेम बॉडी. नंबर 1, बोथ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन सेम बॉडी. ठीक है? On the same line, balance each other. 4 बातें होनी चाहिए. फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, एक ही बॉडी पे अमल करें. सुन रहे हो? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक ही बॉडी पे अमल करें और एक ही लाइन पे करें. अदरवाइज रोटेट कर देंगे बॉडी को. याद है मैंने 2 केसेस बताए थे. तब वो बैलेंस करती है, अदरवाइज वो बैलेंस ही नहीं कर सकती. बट एक्शन और रिएक्शन में बॉडी इज डिफरेंट. हाउ डज ए बॉडी मूव्स? बॉडी इसलिए मूव करती है एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल. जो आप ये लिखना एंड अपोजिट. ठीक है, समझ आगे? एंड बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. So therefore they cannot balance each other. They cannot cancel each other. समझ आया नहीं है?
और एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। Therefore, a body moves under the action of force or reaction of force. एक्शन फोर्स के जरिए से मूव करेगी या रिएक्शन फोर्स के जरिए से मूव लाजमी है। इनका नेट जीरो नहीं होता, इनका नेट जीरो नहीं होता। So therefore, अब आप कहेंगे सर देखें ना ये कप तो टेबल पे पड़ा तो इसमें तो नेट फोर्स जीरो है। बेटा जरा गौर करो, कप के ऊपर दो फोर्सेस लग रही, जमीन कप को नीचे खींच रही है और टेबल कप को ऊपर दबा रहा है। जमीन भी कप को खींच रही है और टेबल भी कप को ऊपर धक्का दे रहा है। दोनों फोर्सेस कप पे लग रही है, इसलिए कप रेस्ट है। लेकिन असल एक्शन पता क्या है? जमीन कप को खींच रही है और कप टेबल को दबा रहा है। दबा रहा है, जमीन के खींचने की वजह से कप दबा रहा है। तो असल एक्शन कप का दबाना है, वेट नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई? असल एक्शन जो जमीन कप को खींच रही है, वेट नहीं है एक्शन, वेट के बराबर है एक्शन। वेट किसका है? कप का। क्यों है? जमीन कप को खींच रही है, तो जमीन का खींचना तो एक्शन नहीं है, एक्शन कप कर रहा है, कप दबा रहा है। तो जमीन के खिंचाव की वजह से कप नीचे मूव करेगा, तो ये टेबल मूव नहीं करने दे रहा। तो असल में जो वेट है वो जमीन कप पे लगा रही है, वो एक्शन नहीं है। हाँ, वेट की वजह से कप टेबल को नीचे दबा रहा है, दबा रहा ये एक्शन। कप का दबाना एक्शन, वेट नहीं एक्शन। वेट की वजह से कप का टेबल को नीचे दबाना, कप का दबाना, वेट का नहीं। और टेबल का ऊपर उठाना। अब कप कहां दबा रहा? वेट क्या है? जमीन खींच रही है, तो जमीन का को बीच में आ रही है। झगड़ा टेबल और कप का। असल में हम समझ नहीं पाते कि हम कहते हैं वेट, कप का वेट एक्शन नहीं, कप का एक्शन फोर्स वेट के बराबर है, लेकिन वेट एक्शन नहीं है। वेट तो जमीन लगा, जमीन खींच रही है। तो झगड़ा किसका चल रहा है? टेबल और कप का। हां, कप एक्शन किसकी वजह से कर रहा है? वेट की वजह से, लेकिन वेट एक्शन नहीं है। वेट के बराबर एक्शन फोर्स कप लगा रहा है, किस पे? टेबल पे। वो तीसरी चीज है, समझ आया? और टेबल कप को दबा रहा है, तो नेट तो जीरो ना हुआ। हाँ, अगर आप ये कहें, अब जरा गौर करना, टेबल भी कप पे फोर्स लगा रहा है और जमीन भी किस पे लगा रही है? दोनों कप पे लग रही है, तो फिर तो नेट जीरो आएगा, इसलिए कब रुका हुआ। जब अभी कहते हैं एक्शन वेट है, ये गलती है हमारी। एक्शन असल में वेट नहीं है। एक्शन क्या? कप का टेबल को नीचे दबाना, ये एक्शन। टेबल का कप को ऊपर उठाना। अब टेबल जो ऊपर की सिम में कप पे फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है, और जो कप टेबल पर नीचे की सिम में फोर्स लगा रहा है वो कप का एक्शन है। हाँ, वो वेट के बराबर है, लेकिन वेट बजाते खुद यहां पे एक्शन नहीं है, क्योंकि वेट वो फोर्स है जो लगा कौन रहा है? कप लगा रहा है, जमीन लगा रही है? नहीं बेटा, यही तो तुम्हें पता है प्रॉब्लम है। वेट कप के अंदर से जनरेट होता है। वेट को ऐसी फोर्स जो कप के अंदर से निकलेगी नहीं, जमीन खींच रही है, जमीन का खींचना वेट है। कप से जनरेट होता है वो नहीं, वो तो जमीन जनरेट कर रही है, जमीन जनरेट कर रही है। कप क्या कर रहा है? उस वेट की वजह से टेबल पे फोर्स लगा रहा है। नहीं समझ आया? समझ आया? नहीं आया? ना लगा था तो जो जमीन फोर्स लगा रही है, कप इनडायरेक्टली टेबल पे लगा रहा है। तो जो फोर्स जमीन लगा रही है, कप उसी फोर्स की वजह से, लेकिन जमीन की फोर्स जो कप पे लग रही है वो एक्शन नहीं है। कप जो फोर्स वेट की वजह से टेबल पे लगाएगा वो एक्शन। कप जो फोर्स लगाएगा। अगर आप कहते हैं वेट एक्शन है, तो वेट किस पे है? कप पे या टेबल पे? वेट किस पे है? वेट किस पे अमल कर रहा है? कप पे। तो वो एक्शन तो ना वो कप का टेबल को नीचे दबाना, एक्शन तो ये है। थोड़ा सा गौर करें, बड़ी मजेदार चीज है ये।
कप टेबल को नीचे दबा रहा, ठीक है। अच्छा चलो अगर जमीन खींचना बंद कर दे, कब दबाएगा टेबल को नीचे? नहीं दबाएगा। हाँ मैं दीवार को दबा रहा हूं, ये है मेरा एक्शन। टेबल को कप नीचे दबा रहा, किस वजह से? किस वजह से? वेट की वजह से। लेकिन वेट असल में क्या है? जमीन की फोर्स जो वो कप पे लगा रही है, और उस फोर्स की वजह से कप आगे फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स कप वेट की वजह से आगे लगा रहा है, कप का एक्शन वेट के बराबर है। अभी भी सब बात समझ, कोई मुझे खींचे मैं उसको आगे से खींचू, तो जो बंदा मुझे खींच रहा है वो एक्शन नहीं, जो मैं खींच रहा हूं वो एक्शन है। समझ? इनडायरेक्टली जो एक्शन हो रहा है वो इनडायरेक्ट, ठीक है, समझ आया नहीं यार? इनडायरेक्ट कप को जो ड्रग फोर्स लगा रहा है, पीछे जनरेटर जमीन है, लेकिन अगर आप रिएक्शन चेक करें टेबल का, वो कप पे है, तो फिर कप को टेबल को नीचे दबाना चाहिए, लेकिन वेट तो जमीन इस पे लगा रही है। तो डायरेक्ट आप कहते हैं वेट एक्शन है, वो नहीं है एक्शन। वेट की वजह, हाँ वेट का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्शन के बराबर है, समझ आया? इनडायरेक्ट आप समझ आया नहीं यार? सो आगे चलते हैं, बातें कुछ ज्यादा हो जाएंगी। सो आपने क्या कहना है? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो देयरफॉर दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर दे डू नॉट बैलेंस। आप इनका नेट निकाल ही नहीं सकते। नेट तो तब निकला जब एक बॉडी पे अमल करे। आप इनकी नेट फोर्स कैलकुलेट जब एक बॉडी पे अमल करेंगे तब नेट निकालोगे ना। इनका तो नेट निकालना ही फजूल बात है। एक बॉडी पे नेट फोर्स कैलकुलेट करते हो जब ये है ही दो डिफरेंट बॉडीज पे। आप समझ आया नहीं यार? सो देयरफॉर ए बॉडी मूव्स because of action or reaction, because they cannot balance each other, ठीक है, because they do not act on the same body, so therefore they do not balance each other, so therefore both bodies move, ठीक है। एक्शन करने वाली बॉडी भी मूव करेगी, रिएक्शन करने वाली बॉडी भी मूव, जैसे वो बारह और हवा दोनों मूव, दोनों पे पुश लगता है ना, समझ आया? तो इसका ज्यादा सा जवाब यही है। सो वी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन इज दिस। फिर आगे आप उसकी बेशक एग्जांपल देते हैं दो डिफरेंट बॉडीज में। A horse pulls the cord. If action and reaction are equal and opposite, then how does the cord moves? तो क्या जवाब है? यही वही जवाब है। The horse pushes the ground in the backward direction, that is action, but inverts the earth, ठीक है। Pushes the horse in the forward direction, that is the reaction. So the cord moves along with the horse. The force exerted by the horse and the cord is not. सुन रहे हो? ये फोर्स कौन लगा रहा है? While it is the net to move the cord. अभी वो बता रहे हैं कि जो फोर्स घोड़ा कार्ड पे लगाता है वो एक्शन है, और जो कार्ड घोड़े पे लगाता है वो रिएक्शन है। So their net is not zero. They do not balance. वही जवाब दें, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट डू नॉट एक्ट ऑन टू, बट डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जी यस कम इन। मेरे से बड़ा भाई मैं हूं नीचे ऑफिस में, को 10 मिनट बाद आ, ठीक है। जब सेम बॉडी पे अमल नहीं करते तो फिर एक्शन इज ऑन द कॉर्ड एंड रिएक्शन इज ऑन द हॉर्स, सो बोथ आर नॉट ऑन द सेम बॉडी। सो देयरफॉर क्या होगा? नेट इज नॉट जीरो, बोथ विल मूव। एंड हाउ डज द कॉर्ड मूव्स? कॉर्ड मूव्स अंडर द
एक्शन, रिएक्शन उसको बैलेंस नहीं करता। क्लियर हुआ? कर लोगे ये नहीं, ये लिखना है स्टेप बाय स्टेप। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अपोजिट है, टू डिफरेंट बॉडीज में अमल करते हैं, सो देयरफॉर दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। फिर क्या? ठीक है, एक्शन इज बाय द हॉर्स on the cord, action is on the cord and reaction is on the horse, so therefore they do not balance each other. So due to the action cord moves, reaction उसको बैलेंस नहीं करता, बल्कि वो घोड़े को पीछे खींचता, घोड़ा उसको आगे खींच रहा, तो दोनों एक बॉडी पे नहीं लग रहे तो बैलेंस नहीं कर सकते। तो कॉर्ड पे कितनी फोर्सेज लग रही है? एक एक्शन, दो तो नहीं लग रही, एक लग रही है। So the single force is acting on the cord and the single force is acting on the horse. Horse में भी horse को पीछे को पुल मिलता है, cord को आगे पुल मिलता है। So both will feel the effect. आगे चले, नहीं समझ आया? So what is the law of conservation of momentum? मैंने इसको भी काफी डिटेल में आपको समझाया था। क्या था? The total momentum of this isolated system, ठीक है, remains constant. ये then नहीं लाना बिल्कुल। The total momentum of an isolated system of two or more, ये THAN है, THA, then two interacting bodies remains constant। और मैंने इसका प्रूफ भी दिया था, PF minus PA by T is equal to 0। नेट फोर्स नहीं लग रही ना, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नेट फोर्स नहीं लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। What is the law of conservation of momentum? या सॉरी, why? ये तो बता दिया ना। तो why is the law of conservation of momentum important? Law of conservation of momentum क्यों important है? क्यों है? बताइए जी। In our जितना it is the universal law, ऐसा कह रहा है। It is the, इसकी मदद से हम बहुत सारे फेनोमेना को समझ सकते हैं, बहुत सारे फेनोमेना। In our daily life, law of conservation of momentum help us to understand the different phenomena, such as the bullet and gun system works on the basis of law of conservation of momentum. The shabash, shabash. The flight of rocket in the space, जहां हवा आई नहीं, is based on the law of conservation of momentum. दूसरा हो गया, the flight of aeroplane is based on the law of conservation of momentum. सुन रहे हो? पता नहीं क्या सुन रहे हो? Rocket engine is also work on the same principle. Clear हो गया? So you can give the answers. मजे की बात, law of conservation of momentum is used to calculate the error during an accident. किस बंदे की गलती? law of conservation of momentum को जब रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, to calculate the mistake of a person during an accident on the road, पुलिस वाले इसको यूज करते हैं पता करने के लिए गलती किसकी। पता करने के लिए गलती किसकी है, जो आपके ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके बताते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, और हमेशा कहते हैं कि जो बंदा पीछे से गाड़ी मारेगा गलती उसकी हो। किसने कहा था ज्यादा मोमेंटम से मूव करो? नहीं समझा? टक्कर हुई है ना, आगे वाली गाड़ी तेज हो जाएगी, पीछे वाली उससे आगे लगेगी, सबसे पीछे वाले को पकड़ा जाएगा। नहीं समझ आया? टक्कर होगी तब जब पीछे वाला का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो गलती उसकी है। सही कह रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज। नहीं समझ आया? एक बंदा कहता सर मैं तो गाड़ी तेज चला ही नहीं रहा था,
ये चला रहा था, चेक किया जाएगा। नहीं समझ आया? अब जिस बंदे पे चाह रहा है कि गाड़ी कितनी भी दूर तक गई है, क्या वो तेज चला रहा? नहीं। टायरों का निशान देखते, कहते जिधर खड़ी है उधर ही खड़े रहने दो। जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी हिलाने नहीं देते, कहते इधर ही बस बाहर निकलो, कैलकुलेट करते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मिस्टेक ऑफ ए पर्सन फॉर द रोड एक्सीडेंट। फिर उसको भारी भरकम चलान किया जाता है। मैथमेटिक्स कहां अप्लाई हो रहा है? चले आगे। When a gun is fired, it recoils. Why? When a gun is fired, the bullet moves in the forward direction. That is action. ठीक है? So as a reaction, the gun recoils. बड़ा अच्छा खूबसूरत जवाब। या आप ये कहें when a gun is fired, ठीक है? When a gun is fired, it recoils. तो आपने कहना when a gun is fired, the bullet moves in the forward direction with a momentum. So to conserve the law of conservation of momentum, the gun recoils. law of conservation of momentum को कंजर्व करने के लिए, ताकि वो चलने के बाद भी जीरो रहे, गन को रिकॉइल करना पड़ता है। उसी मोमेंटम से पीछे किसी आगे चलो। डिस्क्राइब टू सिचुएशंस इन व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। कितने मैंने एडवांटेजेस बताए थे। वी कैन राइड ड्यू टू फ्रिक्शन, वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन। नहीं समझ आया? We can grip the things due to friction. We can wash the clothes due to friction. जी. We can cut the objects due to friction. We can produce the music due to friction. Friction is needed to walk. Is needed to walk on the ground. Is needed to cycle the bicycle. Is needed to drive the cars. So समझ आ गया? So जनाब, ये nails are used to join the pieces of wood, या nails join the pieces of wood due to friction. सुन रहे हो? कहता how does oiling the moving parts of a machine lowers the friction. आपने यहां से कहना है oiling the moving parts of a machine lowers the friction by converting the sliding friction into fluid friction. By oiling the moving parts of the machines, क्या होता है? They become slippery. So as a result, the friction is lowered. तो आपने कहना oiling the moving parts of the machine converts the sliding friction into fluid friction, which is smaller than the sliding friction. Fluid friction कम होती है। Problem किसी को? Describe ways to reduce the friction. The friction can be reduced by polishing the sliding friction, by polishing the sliding surfaces. By oiling the sliding surfaces, by using the ball bearings or roller bearings, or by making the pointed shapes of the fast moving objects or fish shape. समझा? Why rolling friction is less than the sliding friction? तो जवाब क्या था? ये लिखा हुआ, when a body is placed on the surface of other body, then there drives a cooled wells. So when a body rolls on the surface of, ये यहां से शुरू कर लो, आप यहां से शुरू कर ले। Rolling friction is less than the sliding friction because लिख कर ना, because यहां से when a body rolls on the surface of another body, it moves without rupturing the cooled wells. बस when a body rolls on the surface of another body, it moves without rupturing, बगैर तोड़े cooled wells को। अब कूल्ड वेल को तोड़ने के लिए फोर्स है, वो टूटता ही नहीं है, हमें तोड़ना ही नहीं पड़ता, तो वो फोर्स तो रिड्यूस हो गई। तो विदाउट रप्चरिंग द कूल्ड वेल्स, दैट इज व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जनाब, व्हाट यू नो अबाउट द फॉलोइंग? टेंशन इन द स्ट्रिंग डिफाइन कर लोगे? द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर लोगे, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ, ठीक है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्रेकिंग फोर्स, कौन सी फोर्स? The force which stops the moving objects, that reduces the motion of the objects to zero, is called the braking force. Skidding, मैंने बताया that a process in which the rotational motion of the wheels reduces to zero, but not the translational motion reduces to zero, is called the skidding.
और ब्रेकिंग में क्या होता है, बोथ मोशन ऑफ द टायर आर रिड्यूस टू जीरो, रोटेशनल मोशन भी और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा है, उस दिन एक बच्चा जो है उसको मैंने खड़ा कर दिया था और वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के तरीके से बिहेव कर रहा था, पागल नहीं होता बच्चा। तो सीट बेल्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मैंने बताया सीट बेल्ट्स आर द डिवाइसेस दैट आर हेल्पफुल इन टू वेज, ठीक है। तो सीट बेल्ट्स आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। पहले बात तो सीट बेल्ट को आपने डिवाइड करना है, क्या होता है सीट बेल्ट। हाँ जी, द सेफ्टी बेल्ट्स व्हिच आर यूज्ड while driving a bus or car are called seat belts. These belts make the drive safe in any accidental case. ये क्या कहते हैं, they prolong the time of collision. Time of stretching से क्या होता है, time of collision जो है ये आपका वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल फोर्स देकर ना, तो टाइम टू रिड्यूस द मोमेंटम जो है उसको बढ़ा देता है, जिससे चोटें कम आती हैं, इंजरीज कम होती हैं। मैंने बताया था ना इसके फायदे। अच्छा, बैंकिंग का रोड के बारे में जानते हो? नहीं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आउटर एज ऑफ ए टर्न स्लाइटली हायर देन द इनर एज। क्रीम सेपरेटेड मैंने करा दिया आपको, टेंशन इन द स्ट्रिंग से शुरू कर रहे हैं वो। लो जी, व्हाई द स्पिनर ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। The spinner of washing machine is made to spin at very high speed so that the water from the wet clothes is forced out. जब स्पीड ज्यादा होगी तो सेंटीमीटर फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको वो फोर्स नहीं मिलती, भारी होते हैं, तो बड़े सर्कल में मूव करने के लिए सुराखों से बाहर निकलते हैं और पाइप के जरिए से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और कपड़े सुखाने का मतलब ये द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वाटर फ्रॉम क्लोथ्स इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। तो हम काम कर लेते हैं, तो कपड़ों से पानी को बाहर निकालने के लिए जब हम हाई स्पीड पे मूव करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा होने की वजह से वो सेंटर से दूर मूव कर जाते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ऐसा ही है ना। तो प्रॉब्लम्स है जी, प्रॉब्लम्स टोटल 10-15 मिनट की होंगी। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स। तो क्या होगा, मैं जवाब दे चुका हूं वैसे इसका। If all friction suddenly disappears, following moving objects will continue to move in a straight line. ठीक है, नहीं समझ आया? जो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, मूव ही नहीं कर सकती। फ्रिक्शन होगी तो एक्शन रिएक्शन होगा ना। आप जमीन पे एक्शन करते हैं तो जमीन फ्रिक्शन की वजह से रिएक्शन करती है। तो बॉडी एट रेस्ट will remain at rest. ये बॉडी मूविंग बॉडी मूव ब्रेक ही लगेगी, नहीं समझ आया? उसके बाद जी कुछ कह रहा था, we cannot walk on the ground. उसके बाद we cannot pick the objects, we cannot write on the books. को कितना मजा आएगा सर, बंदा लिखेगा ही, लिखना ही होगा, पेन ही नहीं पकड़ने होगा, नहीं समझ आया? और कुछ बस इधर ही यार, बड़े फायदे हैं फ्रिक्शन के। We cannot, birds cannot fly, या birds जो है वो उड़ नहीं सकते। We cannot swim, we cannot cut the objects, nails cannot join the pieces of wood। समझ आया नहीं है? तो इस तरह तो सारी चीजें जो है वो कुल्लम कुल्ली करना शुरू हो जाएंगी। So therefore friction is needed in some cases. In some cases हाँ ये है, moving parts of machine जो आपके कपड़े नहीं फटेंगे, the tires of the cars will not wear and tear, क्योंकि फ्रिक्शन होती है तो आपके कपड़े नहीं फटेंगे, आपको चोटें नहीं आएंगी। फ्रिक्शन होगी तो चोट आएगी, चोटें नहीं आएंगी। चले आगे, नॉइज पोल्यूशन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।